ये इन्होंने जिस जगह पे पोजीशन करे है ना, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कचरा इसमें जाता है जब टायर घूमता है आपका। इंसान अगर रात में कहीं पे ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, तो ये रिस्की है। सब ये पूछते हैं ये बाइक किस हाइट वाले बंदों के लिए है, शुरुआत में तक कितनी हाइट होनी है? यहाँ पे आपकी चाबी लगती है। हाँ। ये चाबी को कोई भी जो है बिना चाबी के भी इसको स्टार्ट करके ले जाए। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये रहता था कि ब्रेक्स का बहुत लोग कहते हैं री में इशू रहता है, तो ब्रेकिंग जब से आप 120 पे भी गए हो वैसे रियल वर्ल्ड में जो इसकी माइलेज क्लेम की जाती है वो है 22 से 25 ऑन पेपर। लेकिन अभी अगर कभी भी बाइक लूंगा, अपग्रेड करूंगा, तो रॉयल एनफील्ड पे ही जाऊंगा, दूसरी किसी बाइक पे नहीं। हेलो टीम आयरन के, मेरा नाम है नितिन। दोस्तों ओनरशिप सीरीज में आज हमारे साथ है क्लासिक 650। भाई जब से लॉन्च हुई है ना 500 सीसी अब में एक तरफा राज कर रही है, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाई इसकी हाइप है। पर इन रियल वर्ल्ड ये हाइप भाई प्रैक्टिकल है नहीं है, इसके फीचर्स वगैरह काम के है नहीं है, परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज कैसी है, वो भाई सारे राज खोलेगा इसका ओनर। तो दोस्तों अगर आप 650 क्लासिक को कंसीडर कर रहे हो लेने के लिए और मन में कोई भी डाउट है ना, आज कंप्लीटली दूर हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ करना है, इस वीडियो को देखना है भाई कंप्लीटली लास्ट तक, और चैनल करना है सब्सक्राइब और करना है वीडियो को लाइक। तो दोस्तों इस मुहिम के साथ आपके पैसे ना जाए बेकार, आप ले एक अच्छी बाइक मेरे यार, बुलाते हैं इस बाइक के दमदार ओनर को। तो हेलो सर, वेलकम टू आयरन के ऑटोस। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। मैं भी बढ़िया। तो यार वीडियो की शुरुआत में आपके इंट्रो से मैं करना चाहूँगा। बाइक भी दमदार है, आप भी दमदार लग रहे हो, जिम से आए हो मुझे लग रहा है। तो सर अपने बारे में बता दो, अपना इंट्रो दे दो एक बार। ओके, तो गाइज मेरा नाम है अनुज। तो ये मेरी बाइक है, ये मेरी एक्चुअली 4th बाइक है जो मैंने परचेज किया रॉयल एनफील्ड की। आई एम आयरन क्लैड। तो इसके अलावा तो कोई और बाइक पसंद आती नहीं है। आरई के फैन हो गया? आरई के फैन है, डायहार्ड फैन। तो अनुज जी हमारे ना व्यूअर्स का ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हर चीज़ भाई ऑन पॉइंट रहे, हम इस वीडियो को 5 पीस रखेंगे। सबसे पहले परचेज कि भाई आपने क्यों उसको खरीदा, फिर परफॉर्मेंस, इंजन की कैसी क्वालिटी है, फिर डालेंगे इसकी प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स आपको सही लगे नहीं लगे, प्रोज एंड कॉन्स, आपको पता है कमियां सब में होता है, इसमें भी जो भी कमियां होगी बताना, और लास्ट में पर्सनल फीडबैक कि ये डिसीजन सही था या गलत था, कंप्लीटली जानेंगे। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं भाई परचेज से। तो अनुज जी कैसे कंसिडर किया, कैसे घर पे आके खड़ी हो गई, क्या पूरी कहानी बता दो। इसको परचेज करने का मेन रीजन था इसका कलर। ये कलर मुझे हमेशा से पसंद है। इससे पहले ये कलर मेरे पास था क्लासिक 500 में। और इससे पहले जो मेरे पास बाइक थी वो भी इंटरसेप्टर 650 थी। तो ये इंजन जो है, ये सबसे रिलायबल इंजन इसका अभी तक है रॉयल एनफील्ड का। सबसे रिफाइंड, सबसे रिलायबल इंजन है, जिसमें 270 डिग्री क्रैंक है, और उसकी वजह से इसमें वाइब्रेशन जो है वो खत्म हो चुका है। जो मेन इसका पॉइंट रहता था, हाँ, जो सबसे बड़ा जो कौन होता था इसका, वो खत्म हो चुका है वाइब्रेशन का। तो मेन रीजन तो यही था कि कलर और इंजन। तो अनुज जी 500 सीसी जो अब है ना भाई, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है क्लासिक 650, पर ना जो एक बिक रही है ना हॉट केक्स की तरह, मतलब वेटिंग चल रही है, लोग बहुत खरीद रहे हैं इसको। तो यार आप जब उसको लेने गए तो वो भी खड़ी थी? बिल्कुल खड़ी थी। इंटरसेप्टर सीट भी खड़ी थी, जीटी 650 भी खड़ी थी, सुपर मीटियोर भी खड़ी थी। बिल्कुल थी। तो कैसे मन बना इसका? 650 सेगमेंट में अगर हम लोग देखें ना, तो इस टाइम पे इनके पास काफी अच्छी लाइनअप है, जिसमें इनकी 6 या 7 बाइक्स आती हैं। तो मेरा क्लासिक लेने का मन इसलिए था क्योंकि इंटरसेप्टर में पहले चला चुका था। जीटी जो है वो मैंने काफी चलाई है, मेरे एक दोस्त के पास थी। इससे पहले मैं जीटी जो 525 आती थी वो चलाई है मैंने, उसको लेकर के मैं माना पास गया था, जो स्पेशली मेरे पास आई थी तमिलनाडु प्लांट से। गजब। उनकी R&D टीम का मैं पार्ट था, तो उसमें मेरे पास छुपा रहे हो भाई, स्पेशल कस्टमर हो गया? नहीं, मैं कोई स्पेशल कस्टमर नहीं हूँ। कुछ तो है। बस ये है कि R&D टीम के हम लोग पार्ट रहे हैं, राइडिंग ग्रुप्स रहे हैं हमारे कुछ। तो उसके बाद जब इंटरसेप्टर इन्होंने लॉन्च की तो वो मेरे पास आई थी, 1 महीने करीब मैंने रखी थी टेस्टिंग पर्पज से। उसको हर टेरेन में टेस्ट किया, हाईवे पे, ऑफ रोड, हर जगह। तो उसके बाद फिर जब ये रिलायबिलिटी बनती है एक माइंड में कि हाँ ये इंजन अच्छा है, इसको ट्राई किया जा सकता है। और अगर आपको अपग्रेड करना है तो 500 क्लासिक के बाद अपग्रेड करने के लिए सिर्फ एक यही ऑप्शन था, 650। तो इंटरसेप्टर में ऑलरेडी चला चुका था, ये मेरे पास थी, चला चुका था। सुपर मीटियोर ना लेने का रीज़न एक ये था कि सिटी राइड में या फिर जब आप लोकल अपनी गलियों में चलते हो, मार्केट में चलते हो, तो सुपर मीटियोर प्रैक्टिकल नहीं है। वो काफ़ी बड़ी बाइक है, हैवी है, उसका जो कटाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से सुपर मीटियोर इज़ नॉट ए राइट फिट। क्लासिक लेने का रीज़न सिर्फ ये था कि क्लासिक जो है वो हमेशा से रॉयल एनफील्ड की एक पहचान रही है, सच में, स्टैंडर्ड एंड क्लासिक।
हाँ, लोग ना इसको बुलेट ही Correct. कहते हैं क्लासिक को, पर रियल में जो इनके सेल्स देती है वो क्लासिक ही देती बिल्कुल रियल सेल्स जो है वो क्लासिक से आती है। स्टैंडर्ड जो है इनकी बाइक वो तो कल्ट है, है। उसका तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा से चलती हुई आ रही है और हमेशा चलती रहेगी तो इनकी। अनुज जी, लोग कहते हैं कि भाई अपनी जो GT है वो स्पोर्ट्स बाइक है, सुपर मीटियोर हमारी क्रूजर बाइक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का वेजिटा भी है, combination ये गोकू भी है। बिल्कुल। तो ये क्या सच है? बिल्कुल सच है। ये क्लासिक अगर आप कभी भी देखो, आप 350 क्लासिक ले लीजिए, आप 650 क्लासिक ले लीजिए, हमेशा से क्लासिक जो है एक ऐसी बाइक रही है जो राइडर्स की पसंद रही है। अगर आपको ऑफ रोड जाना है तो आप ऑफ रोड भी कर सकते हो उस पर। लद्दाख स्पीति लोग लेके जाते हैं उसको, माना पास तक लेके जाते हैं। और अगर आपको सिटी में क्रूज करना है तो इससे बेटर कुछ नहीं है ऑप्शन। सही बात है। कंफर्ट ये आपको देती है, लुक स्टाइलिश आपको देती है, एक रेट्रो लुक देती है। मुझे तो ऐसा जो लग रहा है आपको ब्रांड लगता है। एम्बेसडर खड़ा हुआ है भाई क्लासिक 650 का, इतनी लंबी एक लिस्ट है सर के पास। अच्छा, तो मेरे ख्याल से परचेज का मैक्सिमम हो गया, बस एक सवाल रह गया सर, ये आपको ऑन रोड कितनी पड़ गई थी और कोई वेटिंग पीरियड वगैरह था? ओके, मैंने जब ये परचेज किया था तो मेरी पहली शर्त यही थी कि मुझे वेटिंग पीरियड नहीं चाहिए। ओके। मुझे विद इन 3 डेज 4 डेज डिलीवरी चाहिए थी और वो डीलरशिप ने जो है अरेंज कर दी थी। तो आई थिंक मेरे को कोई इशू नहीं आए परचेज करने में। तो ये ऑन रोड इसका प्राइस जो मुझे पड़ा था वो 4,700,000 था। Okay. 4,07,000 इंक्लूडिंग इसमें एक्सटेंडेड वारंटी है, इसमें एक्सटेंडेड RSA है, इसका इंश्योरेंस, RTO, एवरीथिंग। वैसे एक्सटेंडेड बता सकते हो? वैसे कंपनी जो स्टैंडर्ड दे रही है 3 साल और 40,000 किलोमीटर दे रही है। बिल्कुल। क्या हुआ एक्सटेंड में? एक्सटेंड में मैंने इसका 5 ईयर्स का ले लिया है। अच्छा। तो 5 ईयर्स प्लस 60,000 जो किलोमीटर्स हैं वो। तो अगर कोई भी इशू आता है मुझे तो आई डोंट हैव टू लुक टू इंश्योरेंस और एनीथिंग ओके। टू माई पॉकेट। तो इसमें अगर कुछ भी इशू आता है तो कंपनी विल बियर एवरीथिंग। तो यार परचेज का कुछ चीज जान लिया। तो अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट चलते हैं, सेकंड पी, वो रहेगा इसका परफॉर्मेंस। सर 650 सीसी का इंजन है, बहुत हैवी है इंजन। मेरे ख्याल से 47 bhp और 52 या 53 Nm का ये टॉर्क जनरेट कर रही है। राइट। तो जो ऑन पेपर जो इसकी फिगर्स है वो इन रियल वर्ल्ड है या नहीं है? टॉप स्पीड वगैरह कितनी है वो सब बताओ। ओके, तो अभी तक मैं इसको लॉन्ग राइड पे नहीं लेके गया हूँ, यानी कि जो हमारी सिटी है उससे बाहर मैं नहीं लेके गया हूँ इसको। मैंने सिर्फ सिटी राइड किया है। 850 किलोमीटर या 900 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाया है इसको। Okay. तो मैं सिटी का आपको बता सकता हूँ कि रियल वर्ल्ड में जो इसकी माइलेज क्लेम की जाती है वो है 22 से 25 ऑन पेपर। ऑन पेपर। लेकिन अभी अगर मैं सिटी की बात करूँ, लाइक लोकल राइड्स की, अपने घर से मार्केट, जिम, ये सब, तो अभी तक तो वो कहीं पे भी ट्रू नहीं है। लाइक यहाँ पे एक तो ट्रैफिक इतना है कि आपको बार बार ब्रेक लेने पड़ते हैं, गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, रोड्स की कंडीशन बहुत खराब रहती है। तो उसकी वजह से अभी तक तो मेरे को जो रियल वर्ल्ड माइलेज जो मिला है मेरे को 10 to 12 मिला है। 10 to 12 आपको। हाँ, लेकिन इतना मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इंटरसेप्टर मैंने यूज़ किया है और उसको काफ़ी लॉन्ग राइड्स पे मैं लेके गया हूँ, हाईवेज पे। तो सेम इंजन होने की वजह से और सेम कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी लॉन्ग राइड पे या हाईवे पे अगर परफॉर्मेंस या माइलेज की बात करें हम लोग तो 20 to 22 किलोमीटर पर लीटर जो है माइलेज मिलेगी। पक्का निकाल। बिल्कुल। अगर आप इसको 80 to 90 की स्पीड पे या 100 की स्पीड पे क्रूज करते हैं 6th गियर में तो फिर आपको बिल्कुल मिलेगी। ओके। सर अब मेरे को ये बताओ कि ना टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 157 किलोमीटर। मैक्सिमम आपने क्या ट्राई किया, कितनी जाती है? ओके, मैं इसको तो अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये मैंने अभी 120 से ऊपर मैंने भगाई नहीं है। अच्छा। लेकिन इंटरसेप्टर का मैंने जो एक स्पीड टेस्ट किया था लखनऊ एक्सप्रेस वे पे वो 186 गया था। ओके, वो मतलब पार कर गया था 150 से भी। बिल्कुल 186 उसका रियल वर्ल्ड जो है मैंने टेस्ट किया था और मैंने उसका वीडियो भी बनाया हुआ है। ओके, तो एक और चीज़ आप मुझे बताओ, बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, 250 किलो है। Correct. ब्रेक्स का बहुत लोग कहते हैं री में इशू रहता है। तो ब्रेकिंग जब से आप 120 पे भी गए हो, वैसे भी इन जनरल आप ब्रेकिंग यूज कर रहे हो, वैसे तो ABS इसमें है डुअल चैनल, तो रियलिटी क्या है ब्रेकिंग की, अच्छी है खराब? ओके, अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया इसके ब्रेकिंग सिस्टम में। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी और अब डुअल चैनल ABS के साथ तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आप किसी भी कंडीशन में जो है ब्रेक ले सकते हो, इमरजेंसी ब्रेक। लेकिन हाँ, ये है कि बीइंग एन RE तो थोड़ा बहुत लैग जो है हर चीज़ में होता है। इसका बॉडी वेट जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देता है एक्चुअली। बॉडी वेट की वजह से इसका जो स्टेबिलिटी है, जो रोड पे आपका जो ये चलती है तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपको देती है कि ये स्टेबल है। और इसका जो परफॉर्मेंस है, वो भी आपका इसी वजह से आता है। तो इतना हैवी वेट है तो मतलब टर्न वगैरह लेने में तो दिक्कत आती होगी यार? नहीं, अगर आप खुले रोड की बात करें तो इसका टर्न लेना आई थिंक कि किसी भी और RE के मुकाबले ज्यादा बेटर है। ओके, या आप ऑन लाइव वीडियो कह रहे हो है? बिल्कुल, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके,
सुपर मीटियोर जो है वो प्योर क्रूजर बाइक है। मैं कहता हूँ सुपर मीटियोर से ज्यादा अच्छा जो है टर्न ये लेती है। इसको मैंने मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर टेस्ट किया था टर्न्स वगैरह के साथ, तो 100 की स्पीड में भी मैं बहुत इजीली इस पर टर्न ले पा रहा था। ओके। और ये कॉन्फिडेंस जो है मुझे कोई और बाइक नहीं दे सकती। ओके। और जो इसमें आपको एक्सेलरेशन जो मिलता है, पिकअप मिलता है, वो ज़्यादा मतलब जबरदस्त। अगर आपको पावर चाहिए होती है ना, कंफर्ट, पावर और स्टाइल, तो आई थिंक कि इससे बेटर तो कोई बाइक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन, तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। बाकी ना मैं एग्जॉस्ट देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से स्टॉक है एग्जॉस्ट। हाँ। मन नहीं क्या खेलने का? बिल्कुल नहीं। आप एक बात बताइए मुझे, एक छोटा सा है ना मेरा लॉजिक रहता है इसके पीछे। जो लोग बोलते हैं ना कि स्टॉक आपने चेंज क्यों नहीं किया, मेरा एक छोटा सा लॉजिक रहता है। कंपनी जो है वो जब आपका ये बनाती है बाइक बनाती तो है, इसके एक एक पार्ट के पीछे बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, बहुत सारे टेक्नीशियंस काम करते हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होती है। अगर वो लोग आपको कोई चीज डिजाइन करके दे रहे हैं और आप उसको हटा करके आफ्टर मार्केट आपका 5,000 10,000 के जो एग्जॉस्ट आते हैं, ठीक है, वो आप लगाते हैं, तो क्या सेंस बनता है? इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट आई थिंक कि एक एग्जॉस्ट जो है 25,000 का पड़ता है, OEM वाला ये ओरिजिनल। अगर आप परचेज करते हैं, सपोज आपका एक एग्जॉस्ट खराब हो गया, आपने चेंज करवाना है, तो वो 25,000 के करीब पड़ता है। ओके। और आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट आते हैं वो 5,000 में मिल जाते हैं, 10,000 में मिल जाते हैं। तो इसी बात पे एक बार सुन लें इसका एग्जॉस्ट नोट। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कर दीजिए एक बार। तो एक बार जो स्ट्रोक है इसका वो सुन लेते हैं। अब अगर इसको रेव करेंगे तब इसका एग्जॉस्ट नोट आएगा। तो यह जो नेचुरल जो डुग है ना, वो ही दे रहा है, मतलब ओवर द लाइन कुछ भी नहीं है। डुग तो नहीं कह सकते, डुग तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है रॉयल एनफील्ड की। अब किसी भी बाइक में डुग नहीं आता, नेचुरल। हाँ, वो आयरन कास्ट जो बाइक्स थी उनका और अलग था, डुग आता था उनमें। उसके बाद से जब से इनके OEM इंजन्स आए हैं, UC इंजन्स आए हैं, तो डुग खत्म हो गई है। ओके। और जो ये टायर्स हैं ये ट्यूबलेस हैं या फिर क्या है? ये टायर्स ट्यूबलेस हैं, लेकिन इन्होंने स्पोक्स दिए हैं फॉर रेट्रो लुक। तो अगर कभी भी आफ्टर मार्केट अगर मुझे इसमें अलॉय वगैरह डालने हैं तो मैं सेम टायर्स में अलॉय अपना इंस्टॉल कर सकता हूँ। बाकी जितना मैं अनुज को समझ पा रहा हूँ ना, अनुज भाई कस्टम नहीं करवाना चाहता, बाइक को नेचुरल रखना चाहता है। बिल्कुल। पर इफ इन 1% आज से 1-2 साल बाद मन करता है कि कुछ चेंज करूंगा, सबसे पहला क्या चेंज होगा इस बाइक पे? सबसे पहले क्या चीज होगा? लाइट। अच्छा, लाइट्स, हेडलाइट। क्यों थ्रो अच्छा नहीं है रात में? बिल्कुल भी नहीं है। रॉयल एनफील्ड की हमेशा से कमजोरी रही है कि उसकी हेडलाइट का थ्रो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। अगर आप 4 लाख रुपए एक बाइक पे डाल रहे हो और उसकी हेडलाइट आपको इतना थ्रो नहीं देती है कि आप 20 मीटर आगे का देख सको, क्लियर विजिबिलिटी हो, तो आई थिंक कि वो बेस्ट है। ठीक है, तो सर परफॉर्मेंस पे हमने सारे क्वेश्चंस पूछ ही लिए। अब इसके ना एक बार ना प्रैक्टिकलिटी पे चलते हैं। सबसे बड़ा इशू जो रहता था ना, वो रहता था पेलेंट राइडर के लिए। तो अब जो ये सीट आई है इसमें 650 में, अभी जो पीछे वाला बैठ रहा दोस्त है आपका, वो आपको मुक्के मार रहा है कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या आपको गले लग रहा है कि भाई अब मजा आ गया? ओके, मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसकी पिलियन सीट की बात करें तो इसकी पिलियन सीट अभी भी इशू है। और सबसे बड़ा इशू है इसका बैकरेस्ट। इसमें बैकरेस्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो पीछे वाले को हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहती है कहीं वो पीछे गिर ना जाए, क्योंकि इसका जो आपका जो पिकअप है वो बहुत तेज है। अगर आप इसको संभल के नहीं चलाते हैं और आपने हल्का सा क्लच जो है थोड़ा सा लूज कर दिया तो ये एकदम से भागती है। तो पीछे वाले के लिए सबसे बड़ा इशू यही है कि उसके लिए बैक रेस्ट नहीं है। वो होना चाहिए। और बाकी स्पीडोमीटर वगैरह स्पीड इसकी सही बताता है या क्योंकि पहले वाली बाइक्स में रहता था? हाँ, अभी तक बिल्कुल ओके है इसका। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें सबसे बड़ा इशू ये रहता था कि फ्यूल गोज जो आपका है वो गलत बताता था, वो हमेशा इंडिकेशन गलत देता था। ये इंटरसेप्टर में भी मेरे साथ इशू था, लेकिन बाद में जब उसमें अपग्रेड्स आए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हुए, तो वो ठीक हो गया था। और इसमें कम्प्लीटली ठीक है। इसमें अभी तक मुझे कोई इशू नहीं आया। बाकी साथ में एक एडिशनल जो इन्होंने दिया है वो है नेविगेशन। अच्छा, टर्न बाय टर्न इंडिकेटर नेविगेशन दे रहा है। बिल्कुल, टर्न बाय टर्न ये आपका है। और यूज करते हो आप इसको? अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन हाँ वैसे टेस्ट करने के पर्पस से मैंने यूज किया था। मतलब वो ये थोड़ा सा लैग है। अच्छा, लैग है। मतलब अगर लोग फोन लगाते हैं हैंडल बार पे तो उसका है आप सब्स्टिट्यूट आपके ख्याल से? नहीं, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकते। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, सिटी राइड पे जा रहे हो, तो आप सिर्फ एक एरो देख करके, वो भी बहुत इसमें दूसरी माइन्यूट सा एरो आता है। और फिर दूसरा ये है कि उसमें लैग होने की वजह से आप किसी भी गली में या किसी भी सड़क पे गलत मुड़ गए तो फिर हो गया काम। मतलब आप ये कह रहे हो रॉयल एनफील्ड वाले ना फीचर तो दे रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं हमने फीचर दे दिया है, अब तुम्हें यूज करना है नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर, और वो यूज होगा नहीं होगा वो भी तुम्हारे ऊपर। वो होगा कि नहीं होगा ये बात तो है। अच्छा, लेकिन फिर भी हाँ ये कहूँगा कि टेक्निकली जो है ये काफ़ी साउंड बाइक है, अभी तक की सबसे मोस्ट एडवांस्ड इसी को कह सकते हैं हम लोग, जो आपके फ़ोन से कनेक्टेड होती है। आपके पास एक नेविगेटर ऐप है, पूरा फ़ोन से कनेक्टेड है, आपको इग्निशन ऑफ है ऑन है, कहाँ पे आपकी बाइक है आप ट्रैक कर सकते हो। इसमें इनबिल्ट GPS वगैरह सब कुछ है।
अच्छा, और अब मुझे बताओ भाई, ये जो बाइक है ना कितने हाइट वाले लोगों के लिए है? क्योंकि ना आपको पता है री की जब भी कोई बाइक लेते हैं बोलते हैं भाई मेरी 5'8" है, मेरी 5'7" है, मेरी 6 है, सब ये पूछते हैं ये बाइक किस हाइट वाले बंदों के लिए है? शुरुआत में तक कितनी हाइट होनी आई चाहिए? थिंक 5'7" या अबव। 5'7" एंड अबव। 5'7" को भी थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है इसमें, क्योंकि हैवी बाइक है और सीट हाइट जो है इसकी वो है 800 mm। ओके, तो उसकी वजह से जो है उनके पैर पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। थोड़ी सी दिक्कत आती है। ओके, तो प्रैक्टिकलिटी में मेनली जो क्वेश्चन थे वो मैंने पूछ ही लिए। भाई ने हेडलाइट का बता ही दिया था। स्विचेस की क्वालिटी वगैरह कैसी है? स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें एक जो एडिशनल फीचर इन्होंने दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें काफ़ी दिक्कत आती थी जब हम लोग लंबे रास्ते पे जाते हैं, तो फ़ोन चार्जिंग का क्या करें, तो एक्सटर्नल एक फ़ोन चार्जर हमें लगवाना पड़ता था यहाँ पे हैंडल बार पे कहीं पे भी। तो अब इन्होंने जो है ये फ़ोन चार्जर यहाँ पे दे दिया है। टाइप सी है, टाइप ए है? सी है। हाँ, ये सी टाइप यहाँ पे दिया है। और दूसरा जो है आपका ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पे, इसके अंदर भी आपको एक USB चार्जर मिल गया है। अच्छा, मतलब पिलन के लिए कंफर्ट नहीं है पर चार्जर है। नहीं, पिलियन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, ये इसलिए है कि अगर आपका टायर इन्फ्लेट हो जाता है तो आपको यहाँ से वायरिंग के बजाय आप यहीं से सीधा एक्सेस कर सकते हो अपने इन्फ्लेटर को, और आप टायर्स को अपने वापस से फिल अप कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब भाई इसके ना सेकंड लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। कोई भी बाइक या कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल खराब होती है, फिर कमी होती है, तब कंपनी सुधार करती है आप जैसे भाइयों से जानकारी लेने के बाद। तो सबसे पहले ना कमियों की बात करते हैं। सर, जितना भी आपने चला लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, सबसे पहले कमी बता दो कितनी है इसमें? कमी इसमें मुझे अभी तक जो लगी है वो सिर्फ 2 कमी लगी है, जो मैं अपने उससे बोल सकता हूँ। अभी मैं लॉन्ग राइड पे गया नहीं हूँ, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अभी 2 कमी है। एक तो इसका हेडलाइट। ओके, इसका हेडलाइट का थ्रो बहुत गंदा है। लाइक 4 लाख की बाइक में आप एक्सपेक्ट बेकार भी नहीं बोल रहे, गंदा ही बोल रहे। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है। रिस्क पे चल रही है, रिस्क पे चलता है इंसान। अगर रात में कहीं पे ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, तो ये रिस्की है। ओके, आपको सामने का कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो है वो है इसमें हॉर्न जो है इन्होंने सिर्फ एक दिया है। अच्छा। और उसकी आवाज़ जो है बहुत कम है। तो आप सिटी ट्रैफिक में चल रहे हो तो इग्नोर कर देते हैं लोग। ओके, लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये मैंने लगवाए हैं, ये लगवाए हैं आपने? ये मैंने एक्स्ट्रा लगवाए हैं, तब जाकर के इसकी इतनी आवाज़ हुई है, वरना बिल्कुल मरी हुई है। हाँ बिल्कुल। लोग जो है इग्नोर करते हैं, अरे कौन है, छोड़ो। ऐसा लगा कि पीछे से स्प्लेंडर आ रही है, पर पीछे मुड़ के देखेंगे तो ये खड़ी है। स्प्लेंडर में भी अच्छा होता है। स्प्लेंडर में भी अच्छा होता है। Okay. अच्छा, दूसरा जो है ना, एक चीज जो है, जब ये लोग इतना वो कर रहे थे टेक्नोलॉजिकली इसको, ये अभी तक प्रमोट सबसे एडवांस बाइक इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें जो इनको एक और चीज देनी चाहिए थी, वो थी सिक्योरिटी। ओके, आपकी बाइक में जो है ना सिक्योरिटी, इसमें रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक को आप देख लीजिए, सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इन व्हाट सेंस? लाइक चोरी वगैरह कह रहे हो आप? सिक्योरिटी इन सेंस ये है कि अगर यहाँ पे आपकी चाबी लगती है, हाँ, ये चाबी को कोई भी जो है बिना चाबी के भी इसको स्टार्ट करके ले जाएगा। हाँ, वो नीचे वायर से वायर करके। ये आज तक ये कमी है अभी भी। और तो अगर आप 4 लाख की बाइक ले रहे हो तो आप एडिशनल सिक्योरिटी जो है वो डिमांड करते हो। ओके, कि आपकी बाइक जो है अगर आपने कहीं पे खड़ी कर दी है तो आपको ये इंश्योरिटी रहे कि आपकी बाइक को कोई लेके नहीं जा सकता। ओके, तो मैं जो इंटरनेट पे देख रहा था उसमें जो लोग बहुत कमियां बता रहे थे कि ना बहुत जल्दी हीट हो रहा है इंजन, तो ये सच है? वो तो होगा, बहुत जल्दी रॉयल एनफील्ड का कोई भी इंजन आप ले लीजिए। 350 है, 350 तो सबसे इनका रिलायबल और सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंजन है, वो भी हीट होता है। नहीं, पर इसमें लोग कहते हैं कि अगर कोई प्लास्टिक वाली चीज़ आसपास है तो खींचने लग जाता है उसकी अपनी तरफ, इतना हीट जनरेट खींचता तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप बहुत लंबे राइड तक इसको लंबे टाइम तक राइड कर रहे हो तो इसकी हीट इतनी होती है कि आपको अपने पैरों पे फील होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, चाहे आपने राइडिंग बूट्स डाले हो, आपने राइडिंग ट्राउजर डाली हो, उसके बाद भी आपके पैरों को हीट जो है वो महसूस होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, वो ये होती है कि आपने सपोज कहीं से आप घूम के आए और आपने बाइक खड़ी कर दी, आपको डर रहता है कहीं कोई गलती से बच्चा इसके ऊपर हाथ ना लगा दे। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर वो हाथ लगा दिया गलती से, यहाँ पे गिर गया, बाइक के पास खेलते खेलते टच हो गया, तो वो जला देगी पूरा। ओके, तो आप ही कह सकते हो भाई सर्दियों के लिए वरदान है, गर्मियों के लिए ये श्राप है। सर्दियों के लिए भी वरदान नहीं है, क्योंकि सर्दियों में भी आपका ये होता है ना कि अगर आप लंबे राइड पे जा रहे हो, सपोज आप लद्दाख की तरफ निकल गए, तो इतनी लंबी राइड पे अगर आपका इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है। सही बात। ओके, तो अनुज जी मुझे थोड़ा क्लच का बताओ, क्लच टाइट है या नॉर्मल? क्लच मेरे लिए ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपका एडजस्टर, हाँ एडजस्टर दे दिया है, तो अब कोई इशू नहीं है। बाकी आपको मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी। क्लच में जो है पानी वगैरह चला जाता है तो उसकी वजह से टाइट हो जाता है, तो वो टाइम टू टाइम आपको क्लीनर उसमें डालना पड़ेगा और टाइम टू टाइम जो है उसको चेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है अनुज भाई, अब लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, इसके पर्सनल फीडबैक। एक और है चीज़ जो मैं भूल गया, इसके पीछे वाले जो ब्रेक शूज़ हैं, ब्रेक पैड्स जो हैं, ये इन्होंने जिस जगह पे पोजीशन करे हैं ना, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा कचरा इसमें जाता है जब टायर घूमता है आपका,
बिल्कुल 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल 90 डिग्री है, तो उसकी वजह से जो है इसमें ब्रेक पैड्स में आवाज़ की काफ़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि जैसे ही इसमें मिट्टी जाती है तो वो आपकी डिस्क जो है उसको वो टच करती है, और जब भी आप ब्रेक अप्लाई करोगे वहाँ पे आवाज़ आएगी। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा देगा अल्टीमेटली। वो बढ़ाता है, बढ़ाता है। वो बढ़ाता है, वो टाइम टू टाइम आपको जो है ना ये पानी से साफ करना पड़ेगा। ओके, तो जब आपने इसका बताया, अब मेरे को शॉकर का ही बता दो, शॉकर कैसे है? शॉकर अच्छे स्टिफ है या सॉफ्ट है? नहीं, शॉकर अच्छे हैं इसके। वो एडजस्टेबल होते हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि इसके बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, और जो आपका गड्ढे वगैरह आते हैं उसमें आपको दुखी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो उसको। सही बात है। बाकी ना जो क्लासिक 350 थी उसकी की ना जो बीच ये सीट है निकल जाती थी आराम से, इसकी नहीं निकल सकती ना? इसकी निकल सकती है, लेकिन इसमें आपको मशक्कत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मशक्कत का मतलब ये है कि पहले आप ये वाली सीट निकालिए, फिर इसके नीचे एक प्लास्टिक की प्लेट है फाइबर की, वो निकालिए, उसके बाद यहाँ से नट खुलेगा, उसके बाद ये शॉकर वाला नट जो है ये लूज करना पड़ेगा, फिर आप इसको निकाल पाओगे। इससे अच्छा तो फिर सेंटर चला जाए बंदा। और ये आई थिंक कि ये बहुत गंदा इन्होंने मैकेनिज्म दिया है, बहुत गंदा ही दिया है, प्रैक्टिकल नहीं है ये, क्योंकि अगर आपका ये नट अगर हल्का सा लूज हो गया और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, शॉकर वगैरह की बिल्कुल। तो लास्ट जो सेगमेंट था पर्सनल फीडबैक, मेरे भाई अभी बताओ, 4-4.5 लाख खर्च कर दिए इसमें, चला भी लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया, ये स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बने इन पे भी चला लिया, सब कुछ कर लिया आपने। बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ भाई, आज के टाइम पे खुश हो नहीं हो, फिर से इतने पैसे आते हैं, फिर से इसकी तरफ जाओगे या कोई और बाइक पे जाओगे, वो कहानी बता दो। भाई मैं वेट कर रहा हूँ 850 का। अच्छा, 850 आएगी की ना? हाँ ओके भाई, मैं डाई हार्ड फैन हूँ इसका, मैं इसके अलावा किसी और बाइक का सोचता नहीं। ओके, अगर कभी भी बाइक लूंगा, अपग्रेड करूंगा तो रॉयल एनफील्ड पे ही जाऊंगा, दूसरी किसी बाइक पे नहीं। अच्छा, खुश हूँ नहीं हूँ वो अलग, वो मेरे बेडरूम का मैटर है, ठीक है, कि मैं बाथरूम में जाकर के वॉशरूम में बैठ करके रो लूंगा इसके बारे में, लेकिन दुनिया के आगे नहीं। ओके, डाई हार्ड फैन है तो जाएंगे रॉयल एनफील्ड पे। वैसे मुझे जहाँ तक लगा भाई ने स्टॉक्स भी खरीद रखे हैं रीके ना? हाँ। तो फाइनली आउट ऑफ 5 स्टार्स को कितना रेट करोगे? 5 फुल। मैं खुश हूँ भाई है। बिल्कुल मैं खुश हूँ, दुनिया का पता नहीं भाई, कुछ कमियां हैं लेकिन कमी किसमें नहीं होती, हमें भी। सही बात, क्या करें उसका। तो थैंक यू अनुज जी चैनल पे आने के लिए, अपना Okay भाई भाई। फीडबैक देने के लिए, वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और जितने भी भाई लोग क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व कर दिया एक तरीके से। इतनी ज़्यादा डिटेल में ना कोई वीडियो मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। हमने सोचा था कि 15 मिनट खत्म करेंगे, पर इतने सारे सवाल थे, लंबी खिंच गई है वीडियो। तो थैंक यू अनुज जी चैनल पे आने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को हम ना करते हैं यहाँ पे खत्म। राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बाय बाय टीम आरएन के। बाय।